हेलो एवरीवन, आज हम इतिहास में लेसन 4 रीड करेंगे। लेसन 4 है न्यायपालिका, न्याय प्रदान करना। तो न्यायपालिका जिसका कार्य होता है न्याय प्रदान करना। तो सबसे पहले कोर्ट कचहरी और न्याय। आपने अपने आसपास कोर्ट कचहरी के मामलों के बारे में सुना होगा। ऐसे एक आध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन कौन होते हैं और वे क्या क्या करते हैं, चर्चा कीजिए। इस पाठ के सारे उपशीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे के आगे तक चलता था, लेकिन यह क्या, अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परशु ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काशी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों रात मेड़ खोदकर वापस खिसका दी। सुबह जब परशु को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी वहां आ गया। लोगों ने बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा इलाज हेतु पास के शहर ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और प्लास्टर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए। थाने में रपट, थाने में रेवा ने परशु के विरुद्ध रपट लिखवाई। थानेदार ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके थानेदार से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। थानेदार ने रजिस्टर में रपट दर्ज की और रपट की एक प्रति रेवा को दे दी। तो सबसे पहले हम जानेंगे FIR के बारे में, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR दर्ज दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज नहीं करता तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है। अब हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं। अब क्या होता है, जुर्म की छानबीन की जाती है। FIR की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा। डॉक्टर की पर्ची की जांच और पड़ोसियों से पूछताछ से दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को इतनी चोटें मारपीट से ही लगी हैं। वह परशु के पास गया और उसको बताया कि वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी क्या है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे कारण नहीं बताया जाता तो उसको अधिकार है कि वह कारण पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके और वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके तथा वह दूसरा कोई अपराध ना कर सके, यानी गिरफ्तारी सजा नहीं है। पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल भी कर ले तो इसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है। चर्चा कीजिए कि FIR दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए।
अब उसके बाद आती है जमानत। किसे कहते हैं? थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि वह उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने परसू को बताया, तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद है तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम ही बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद जब्त कर ली जाएगी। परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है। उसने अपने लिए एक बॉन्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसू जमानत पर छूट गया। सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है। उसके बाद है पेशी दर पेशी। कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपनी फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद होगी। अब चर्चा कीजिए कि किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों ज़रूरी है। परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया, सेशंस कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने जिले के सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशंस जज ने परसू की सजा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को। बाकी पेशी तो वकील ने संभाली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सज़ा कुछ कम कर दी। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है? वकील ने बताया, अपने प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जो प्रयागराज में है वहां अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। उसके बाद है यहाँ पर दीवानी और फौजदारी मामले। परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी मामला है, अर्थात ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सज़ा अवश्य मिलेगी। सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सज़ा नहीं होती, ये दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता था। इनमें कैद की सज़ा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ता है या जिसकी संपत्ति पर नाजायज़ कब्जा किया गया है उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसीलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब चर्चा कीजिए कि परसू ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फिर फौजदारी? परसू ने जब कल्लू को पीटा था तो मामला दीवानी था या फौजदारी? तो जब परसू ने कल्लू को पीटा था तो ये मामला फौजदारी था, और जब परसू ने कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था। परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई, पर पूरे भारत में एक सबसे ऊंचा न्यायालय भी है। उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर हम न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। इसके लिए न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यहाँ देख सकते हैं। ये है
सर्वोच्च न्यायालय भारत का वो नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। अब उनका कार्यकाल कब तक होता है? प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से भी हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार होते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के क्या क्या अधिकार हैं? संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उच्च न्यायालय के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत क्या है? हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुकदमे जो होते हैं, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, बिजली, गृह कर, गृह ऋण संबंधी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह तथा पारिवारिक मुकदमे और उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट क्या है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई है। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी है और उसे बहुत प्यार करती है। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे।
भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, जबकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है, फिर भी वो चुप क्यों है। तो आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है, सोचकर बताइए। दहेज एक गलत प्रथा है, यह क्यों गलत है, सोचिए और लिखिए। आप भी जानिए, दहेज लेना और देना अपराध है, यानी कि दोनों ही अपराध हैं। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता अदालत क्या है, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता यानी कि ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती हैं। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजा का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। उसके बाद है जनहित याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ ज़मीन थी जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। उसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को दिया जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। यहाँ देख सकते हैं, ये है न्यायालयों का ढांचा। न्यायालयों का ढांचा इस प्रकार है। केंद्र स्तर पर होता है उच्चतम न्यायालय, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। उसके बाद राज्य स्तर पर होता है उच्च न्यायालय। जनपदीय स्तर पर होते हैं जनपदीय न्यायालय। उसके बाद सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट होती हैं प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर। दीवानी न्यायालय होते हैं सिविल कोर्ट, यानी कि प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर। ये सभी जनपद में होते हैं। तो ये था आपका लेसन न्यायपालिका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe the channel. Thank you.